अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला आपका नाम ही उसका है वेक्टर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली वेक्टर आपके पास कह लें कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है, और उसमें उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिसकी आप लेंथ होता है, जिसकी आपकी साइज़ होगी, और डायरेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। वेक्टर हमारे पास क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड होती है और जिसकी डायरेक्शन होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टेम्परेचर, लेंथ, ठीक है। टेम्परेचर हमें पता है, अगर हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एक क्वांटिटी, एक अमाउंट पता चलेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसकी टेम्परेचर किस तरफ बढ़ रहा है, डायरेक्शन उसकी नहीं पता चलेगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल सारी लिखी हुई हैं आपके पास स्केलर की। अगर हम बात करें कि आपके पास वेक्टर की एग्जाम्पल क्या है, तो वो फोर्स है, ठीक है। हमें पता है कि फोर्स का एक वज़न है, ठीक है, फोर्स की एक वेट है, वेट होगा, ठीक है। और हम फोर्स को अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस अमाउंट पे पड़ा हुआ है एक मास, और आपने ये मूव करना है ए से बी की तरफ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरफ से उसको फोर्स लगाएंगे और वो यहाँ पर आएगा। वो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी मूविंग टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो इसमें आ जाती है आपके पास डायरेक्शन। फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये सारी वेक्टर्स की आ जाती हैं। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वेक्टर की। सबसे पहली बात तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को हमेशा हम लोग इस तरह से तीन चार चीज़ें आपके पास। सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है, वो आपके पास अगर वेक्टर है ए टू बी, ये आपके पास ए टू बी, ये आपके पास एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन लेट्स सपोज कि बी की तरफ है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ए टू बी, और साथ में आपने यहाँ पर एरो लगा देना है, ठीक है। याद रखना है कि जिस तरफ एरो मूव कर रहा है, इस तरफ एरो मूव कर रहा है ना, तो वो वाला लास्ट आपके पास अल्फ़ाबेट होगा। अच्छा, और हम ये भी कह सकते हैं कि लेट कर ले कि ये वेक्टर वी है, तो उस वेक्टर को आपने ज़रा बोल्ड करके लिखना है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा ज़रा प्रोमिनेंट होना चाहिए। देख लो जिस तरह से मैंने ये वेक्टर वी लिखा है। और आप क्या कर सकते हो कि वी है ना ये वेक्टर, तो वी वेक्टर के साथ आप नीचे डैश डाल दें, इसको कहते हैं वेक्टर। अब आ जाती है बात, ये सारी जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सारों में यही बात बताई हुई है कि इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है। मैंने आपको बताया कि इनिशियल पॉइंट इसका ए है, और इसका टर्मिनल पॉइंट या हेड पॉइंट जिसे कह लें वो आपके पास क्या है? बी। एरो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास हेड पॉइंट कौन सा है, यानी कि मेरे अब एरो बी की तरफ मूव कर रहा है, तो बी जो है वो मेरे पास हेड है, हेड पॉइंट होगा, और ए मेरे पास हो जाएगा टेल पॉइंट। या फिर आप टेल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट उसने कहा है, लेकिन हम फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि वो आपके पास टेल पॉइंट होता है। और टर्मिनल पॉइंट हमारे मैथ में वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन हमें पता है कि वो हमारा क्या होता है? हेड। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपने उस चीज़ की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, या कहा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इस वेक्टर की, इसी वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो नोटेशन उसकी क्या होगी? ए बी, ठीक है, इस तरह से। अब मतलब कि आपने यहाँ पर दो लाइंस डालनी है। फॉर्मूला क्या है? लेट्स सपोज कि आपके पास इस ए बी वेक्टर की कोई ना कोई, जाहिर सी बात है कि एक्स वैल्यू भी होगी और वाई वैल्यू भी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह अगर आपको बोल्ड वेक्टर के साथ इसका अगर मतलब ये नोटेशन आपने लिखनी है, तो आपने कहना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल ये डैशे डाल देनी है, दो डैश लाइंस लगा देनी है, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपके पास नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है, जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड जिसका आपके पास 1 आता है। इन सिंपल वर्ड एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। और यूनिट वेक्टर को आपने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैप, ठीक है। हम यूनिट वेक्टर को पढ़ते ही इस तरह से है, लिखते ही इस तरह से हैं ये यूनिट वेक्टर को। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा, और ये आपके पास उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका यूनिट वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो आप लोग ज़रा तैयार कर लो ये चीज़। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या होती है?
ज़ीरो, नाम से पता चल रहा है ज़ीरो का, इसको ज़ीरो भी कहते हैं, इसको नल पॉइंट भी कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए भी एक वेक्टर है तो उसका टर्मिनल वेक्टर जो होगा टर्मिनल पॉइंट बी है, अगर वो कंसाइड कर जाए, मिल जाए आपस ए पॉइंट से किसी ना किसी तरह, ठीक है, ए पॉइंट की एरो से, लेट्स सपोज कि एक मेरे पास ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और एक मेरे पास बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आपके पास टर्मिनल पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट इसके हेड से मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ जाती है। इसको कहते हैं ज़ीरो, ज़ीरो नल वेक्टर। और एक और बात, इट हैज़ नो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ज़ीरो और नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एक पॉइंट आ गया जो पेपर में पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि आपने नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में बताएं तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास नेगेटिव वेक्टर्स ये होते हैं कि एक वेक्टर्स है, ठीक है, उसकी सेम मैग्नीट्यूड हो, दो वेक्टर्स हो, दोनों वेक्टर्स की सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये दो वेक्टर्स की डायग्राम देख रहे हैं, ये एक जो मूव कर रहा है इस तरफ और एक मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन आपके पास कह लें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जा रही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ दोनों की सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाता है वेक्टर। मैंने ये बताया फिगर से देखने वाला तरीका। अगर आपको कहा जाए कोई भी वेक्टर देकर, लेट्स सपोज कि वो आपने आपको वेक्टर दिया ए बी और कहे अच्छा चलें इसका बताएं हमें नेगेटिव वेक्टर, तो क्या करना है, इसी वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। वो कैसे करना है, कोई भी वेक्टर दिया होगा उसको आपने स्केलर, लेट्स सपोज कि यहाँ पे के नंबर है, आपने उसको के से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर के पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी जब आपको के और वेक्टर मतलब जब आप v को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी तो मायने रखती है, उसकी डायरेक्शन होगी सेम। अगर k आपके पास नेगेटिव है आपके पास, तो आपके पास इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट, ठीक है। ये देख लें आप, मेरे पास एक v वेक्टर था, मैंने इस v वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर मैं इसी वेक्टर को डायरेक्शन इस तरफ है -2 से मल्टीप्लाई करूँगी नेगेटिव नंबर से, तो मेरी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी एरो की। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास 2 वेक्टर्स होते हैं, वो इक्वल तब होंगे जब उनकी सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों का साइज़ जो है वो लेंथ का सेम है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, इक्वल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स को ना कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं इन सिंपल वर्ड। 2 वेक्टर्स आपके पास तब पैरेलल होंगे जब आपके पास, अच्छा 2 वेक्टर्स आपके पास तब आपके पास जो हैं वो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर होंगे जब एक वेक्टर जो होगा वो मल्टीपल होगा दूसरे वेक्टर का, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल आपको लेके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 8 4, ठीक है। हम मैथमेटिकली वेक्टर्स को ज़्यादातर कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, लेकिन अब आपकी बुक में ना इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपकी बुक की तरह ही बताती हूँ। 8 4 ऑर्डर पेयर में लेट्स सपोज लिखा हुआ उसने, तो मुझे बताएं इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ऑब्वियसली आ रही है। लेट्स सपोज कि आपके पास 8 4, इसमें से क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लें, 2 1, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 8 4 और 2 1 जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपने करना है। अच्छा, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम, सब्ट्रैक्शन, पोजीशन वेक्टर, ये जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हाँ जी, ये सारा जब यूज़ करेंगे तब बताऊँगी मैं आप लोगों को। जो बेसिक चीज़ आ गई है अब वो देखते हैं क्या है आपके पास। टॉपिक 7.17 की मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी तो डिस्कस कर लें इसी वीडियो में। आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास वो वेक्टर्स हैं, वेक्टर आपको दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू, यहाँ यहीं पे लिखा हुआ है u इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। आपके पास एक ये वेक्टर है और हम इसको आपने i और j की फॉर्म में लिखना है। अच्छा,
आई आपके पास जो चीज़ होती है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ होती है, और जे जो चीज़ होती है वो आपकी वाई एक्सिस की तरफ होती है। ये 2 प्लेन की बात कर रहा है, जब 3 प्लेन पे आएगा तब मैं उसका भी डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, बस इन सिंपल वर्ड, ये सारी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने यहाँ पे एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर है प्लस वाई और यूनिट वेक्टर जे लगा देना है। अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है वो क्या पूछता है, वो ये पूछ लेता है कि आई किसके इक्वल है, जे किसके इक्वल है। तो आई आपके पास 1 0 के इक्वल है, जे आपके पास 0 और 1 के इक्वल है, क्योंकि जे आपके पास रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस में आपके पास एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा और यहाँ इन्होंने 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाती है ये आई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, इस पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो 1 होगी ना, एक्स की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास 1 एक्स की वैल्यू है और वाई आपके पास 0 है। ये बात याद रखनी है कि ये जो आई और जे होते हैं ये स्पेशल वेक्टर्स हैं, और ये स्पेशल वेक्टर्स का नाम क्या होता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आज डिस्कस करनी थी। और यूनिट वेक्टर्स को ऐड किस तरह करना है, ये एक्स एक्स डैश में, ये वाई वाई डैश में, ठीक है, इनको ऐसे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद मैंने अभी बताया कि एक्स के साथ जो भी आंसर आएगा इसका आई आपने लाजमी लगाना है, और जो भी वाई में आंसर आएगा उसके साथ जे लाजमी लगाना है, तो वही हमने किया। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास उसने कहा है कि वेक्टर पी क्यू है, फॉर्म क्या है उसकी एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक हो गया। इस फॉर्म में उसने कहा है कि आपने इन वेक्टर्स को लिखना है। अभी मैंने आपको बताया पी क्यू दिया हुआ उसने, यानी कि पी और क्यू को हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पी क्यू को फाइंड करना है। इसके लिए ना हमें पोजीशन वेक्टर्स का पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर्स हैं यहाँ पे, हाँ जी ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 327 पे आपके पास टॉपिक है 7.14। अच्छा, आपके पास पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स आपके पास होते हैं एक द वेक्टर वूज इनिशियल पॉइंट, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है, और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो एक कोई भी कह ले कि वेक्टर प्लेन में पड़ा हो उसकी तरफ है। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर प्लेन में पड़ा हुआ था, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट मेरे इस वेक्टर की तरफ है, तो मैं इसको बोलूँगी कि वो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ओ से पी की तरफ, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपने फाइंड करना है ए से बी, ठीक है, ए से बी फाइंड करना है, उसके लिए पता है पहले क्या करेंगे, हम ओ से भी फाइंड करें, ओ बी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि ओ से बी यानी कि ओरिजिन से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, हमें ये बात पता होनी चाहिए। जितने भी आपको अभी दिए होंगे ना क्वेश्चंस, उसमें ओरिजिन तक के पॉइंट्स दिए होंगे, मतलब जो भी आपको कहा गया है बी कहा जाएगा ना, बी इज़ इक्वल टू 2 7 है, इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट है ये पोजीशन वेक्टर है और ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो बी है वो इन सिंपल ओ बी ही है। ये सारी जो है उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है इसी बात की जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। अच्छा, फाइंड क्या करना था, पी क्यू फाइंड करना था, और उसने हमें पी भी दिया हुआ है और क्यू भी दिया हुआ है। देखो पी उसने दिया हुआ है, यानी कि ये मेरे पास ओ पी है, ये मेरे पास ओ क्यू है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये देखो पी क्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ना जो लास्ट में नंबर आ रहा होता है ना वो लिखते हैं क्यू, क्यू के साथ क्या लगाना है मैंने भी बताया था, ओ शुरू में माइनस, और जो फर्स्ट में सबसे पहले नंबर आ रहा है वो सबसे लास्ट पे लिखा जाता है ये। अच्छा, ये आ गया, ब्रैकेट्स में इसने लिखा हुआ है ना, तो हम ब्रैकेट्स में काम करेंगे। ये आपके पास x की वैल्यू है, पहले इसमें से माइनस करेंगे ये वाला नंबर। अच्छा, अगर इस तरह से बात समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास ओ पी क्या है 2 3, यानी ये मेरे पास आ जाएगा ओ क्यू मेरे पास है 6 माइनस 2, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा x2 y2 x1 y1। अब करना क्या है, x2 में से माइनस करना है x1 को, y2 में से माइनस करना है y1 को, ठीक है। 6 माइनस 2, मैं यहाँ पे माइनस का नाम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बीच में ऑपरेशन क्या है, माइनस का, फॉर्मूला ही हमारा ये है। 6 माइनस 2
-2 -3, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने बताया कि अभी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। x के साथ क्या आता है i के साथ i, और y के साथ क्या आता है j। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 0 5 q -1 और 6 है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ, यानी कि o से p मेरे पास है 0 5, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1। o से q आपके पास है -1 -6, ये आपके पास हो जाएगा x2, और ये आपके पास हो जाएगा y2। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, PQ इज़ इक्वल टू OQ माइनस OP, यानी x2 माइनस x1 -1 -0 ये आ गया, -6 -5 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा -I -11J। PQ आपके पास ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अच्छा, ये वाला शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है MCQ उसमें पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो, कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें इस वेक्टर की। वेक्टर उसने दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर लेट्स सपोज कि ये आपके पास वेक्टर है xi प्लस yj, तो कैसे वेक्टर फाइंड, डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले ये दो लाइंस लगानी है, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बस। u यानी कि यहाँ पर ये x है, ये y है, 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा याद रखना है हमेशा जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है ना, उसमें यहाँ पर प्लस है, यानी कि अब ये y -7 जो है ना y के साथ है, तो मैंने यहाँ पे -7 लगा दिया। -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करें 53 आ जाता है आपके पास आंसर। चलें आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 1 1 ओपन करेंगे 1 आ जाएगा, एंड देन इनको ऐड करेंगे 2 आ गया। आपके पास ये आंसर है। अच्छा, एक बात और, ये बुक के पीछे देख लेना कि मैग्नीट्यूड के वैसे तो यूनिट की जगह ये लिखते होते हैं, तो कहीं अगर ये लिखा हुआ है तो ये ज़रूर लगाना, अदरवाइज़ ये ना वो 0.5 नंबर इसी शॉर्ट में काट दे। थर्ड देखो ये पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें ना उसने मुझे इस तरह से वैल्यू दी हुई है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट पुट करो कि ये आपको पता है कि ये आपके पास ऑर्डर पेयर में ये x होता है, ये y होता है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, आपको पता है ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 होता है 25, और √25 होता है आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर, अच्छा कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पर इसके यूनिट्स देख लेना कि कहीं ये यूनिट्स लिखे हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि जब जितना मैंने पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड में हमारे पास लिखा हुआ होता है ये वेक्टर्स। मेरे पास लास्ट बुक होती तो मैं आपको ज़रूर देख कर बता देती। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। उसने कहा है ये चीज़ फाइंड करें, ये चीज़ फाइंड करें, ये चीज़ फाइंड करें, ठीक है। तो आपने u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है, w वेक्टर दिया हुआ है। एडिशन किस तरह से करते हैं मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देती हूँ, पीछे एक टॉपिक भी है। लेट्स सपोज कि u आपके पास है xi प्लस yj। अच्छा, एक और बात, ये जो लाइनें हैं ना ये लाजमी डालनी है, इस पर भी नंबर कट जाते हैं। v आपके पास है अच्छा इसको नाम दे देते हैं 1 x2i प्लस y2j, ये नाम दे देते हैं। अच्छा, अब देखें आप लोग u में v को ऐड करना है, यानी कि x की वैल्यूज़ में ही x की वैल्यूज़ ऐड करेंगे। x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, y की वैल्यू में ही y ऐड होगा और साथ में ये i और j साथ में आ जाएंगे। चलो तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। u आपके पास ये है, यानी कि 2, अच्छा उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, u प्लस v ऐड होगा एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा w से, तो u के x वाली सारी वैल्यूज़ लिखनी है 2 1, ठीक है। सॉरी, पहले आप ना सारा u अच्छा सबसे पहले ना आप लोग u सारा लिख लें, यहाँ पे सारा u v और w लिखें, देन आप ब्रैकेट्स ओपन करें, ये माइनस साइन और माइनस साइन प्लस, इसी माइनस की वजह से ये कैंसिल। उसके बाद क्या करना है, इन सिंपल, क्योंकि अब यहाँ पर तो देखें i j है, आपने ये जो मैंने एक स्टेप यहाँ मिसिंग किया हुआ है, चाहे तो आप इस तरह से कर लो 2 प्लस 1 प्लस 1i, ठीक है। ये देखो ये और ये प्लस -7 -6 -1j,
ये आपके पास आ जाता है। इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अदरवाइज़ ये स्टेप नहीं भी करते कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आप हमें पता है कि आई में आई ही ऐड होगा और ये सब ऐड होकर ये आते हैं आंसर। सेकंड देख लो, सेकंड है आपके पास 2u माइनस 3v प्लस 4w। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसमें u की वेक्टर डाला, v का वेक्टर डाला, w का वेक्टर डाला। स्केलर वेक्टर मैंने बताया था सेम इसी तरह मतलब मल्टीप्लाई होगा कि x इससे x y से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ और यहाँ। उसके बाद i वाली टर्म्स ऐड कर दो, j वाली i, ये देखो ये और ये तो कैंसिल, खाली -3i आ जाएगा। -14j 18j प्लस 4j, इनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाता है +8j। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। ये है आपके पास। अगर आप मेरे सॉल्यूशंस को नोट कर रहे हो तो गौर से देख रहे होगे कि मैंने कहीं भी आई और जे के नीचे बार रिमूव मतलब लिखना भूली नहीं हूँ, लिख रही हूँ मैं। यू की वैल्यूज़ डालें, वी की वैल्यूज़ डालें, डब्ल्यू की वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ देखें इन सब में 1/2 कॉमन था, 1/2 कॉमन ले लें और सारी ये वाली टर्म लिखें, ये वाली लिखें और ये वाली लिखें। अच्छा, उसके बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एज इट इज़ रहेगा। प्लस मल्टीप्लाई पे माइनस, माइनस ही होता है, इस वजह से लिखा है यहाँ पे। आई वाली टर्म्स ऐड करें, ये देखें ये आई और ये आई कैंसिल, खाली 2i बचेगा। उसके बाद जे वाली टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है ये। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो क्या आ रही है, कोर्स से देखें 2 कॉमन ले लिया, पीछे ये लेफ्ट ओवर टर्म्स रह गई हैं और ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है, आपका बोर्ड में आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स कौन सी हैं, ए बी और सी डी, यानी कि ए बी और सी डी को ऐड करना है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी है असल में यहाँ पे, और 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी। हमने कहना है कि ये ए बी सी डी आपके गिवन 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने वेक्टर ए बी फाइंड करना है क्योंकि ये नहीं दिया हुआ। इसी तरह सी डी फाइंड करेंगे। अब किसी तरह फाइंड करते हैं ए बी। ये देखें ए बी इज इक्वल टू ओ बी, जिस तरह मैंने अभी बताया था, माइनस ओ ए बी, यानी कि ये है आपके पास ए, ये है, ये आपके पास x1 y1 x2 y2, ये आपके पास आ जाता है। मैंने बताया था कि x2 में से x1 माइनस करेंगे, सिमिलरली y2 में से y1 माइनस करेंगे, तो आपके पास 2 - 1 0, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आया। 2 - 1 1, 0 + 1 1 आ गया। अब आपने सी डी फाइंड करना है। सी डी में ये आपके पास है x1, ये y1 x2 y2, तो -2 - 1 माइनस माइनस हो जाता है ये प्लस, देन 2 - 3, ये आंसर आ जाएगा। ए बी और सी डी को आपने ऐड करना है, यानी कि ये इसको और इसको ऐड करेंगे। अभी मैंने बताया कि एक्स वाली टर्म एक्स में, वाई वाली टर्म वाई में, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है। ये दोनों आंसर 0 आ गया, यानी कि आपके पास 0 और 0। मैंने अभी बताया था कि आपके पास 0 वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड 0 आ रही होती है। यहाँ पे दोनों का आंसर 0 आ गया, ये भी आंसर ठीक है। अदरवाइज़ आप कह सकते हो इस तरह से लिख के 0 वेक्टर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, ओ लिखते हैं एंड देन